नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 अप्रैल 2019 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आप 40 लाख रुपीस तक की सप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे में बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी सप्लाई 40 लाख रुपीस से कम है। वो लोग 1 अप्रैल 2019 के बाद अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए सोच रहे हैं। आज की हमारी यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो 1 अप्रैल 2019 के बाद अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स इशू की गई थी, जिसमें कहा गया था अगर आप 40 लाख रुपीस तक की सप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप उस नोटिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिनके बाद आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना नहीं चाहेंगे। वो सभी बातें आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 ऑफ सेंट्रल टैक्स, जिसमें कहा गया द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby specifies the following category of persons as the category of persons exempt from obtaining registration under the said act। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर स्पेसिफाई कर रही है कि किन किन कैटेगरी के पर्संस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh rupees। यहां पर साफ साफ कहा गया अगर आप एक्सक्लूसिवली दैट मीन सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स में ही इंगेज्ड है, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपीस से एक्सीड नहीं करती है, तो ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट किया जाएगा। यहां पर सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं वर्ड यूज किया गया है एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दैट मींस अगर मैं एक्सक्लूसिव वर्ड को सिंपली डिफाइन करना चाहूं तो दैट मींस उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा किसी और सप्लाई में इंगेज नहीं है और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है, तो ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जम्प्ट हैं। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक सप्लायर है, उनकी फैक्ट्री है और वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की ही सप्लाई करते हैं, उसके अलावा कोई और सप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए उनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जिसको उन्होंने किराए पर दे रखा है और टेनेंट से उन्हें 20,000 रुपीज पर मंथ का रेंट मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पर देते हैं तो ऐसे में वह जीएसटी लॉ के तहत एक एग्जम्प्टेड सप्लाई मानी जाती है, जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस डिफाइन किया गया है। यहां पर अब बात आती है कि क्या सप्लायर को जो कि गुड्स की सप्लाई करता है यह माना जाएगा कि वह एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज्ड है, क्योंकि रेंटल इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एग्जम्प्टेड सप्लाई है। तो यहां पर वह सप्लाई तो है लेकिन एक एग्जम्प्टेड सप्लाई है और साथ ही वह सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डिफाइन की गई है। तो दैट मींस यहां पर जो सप्लायर है वह सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा है। अगर मैं एक्सक्लूसिव वर्ड के लिटरल इंटरप्रिटेशन पर जाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग जो सप्लायर है वह एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज नहीं है। अभी तक सीबीआईसी के द्वारा इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है, कोई भी क्लैरिफिकेशन इशू नहीं की गई है कि यहां पर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स से उनका क्या मतलब है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि सप्लायर है जो कि गुड्स की सप्लाई में एंगेज्ड है, लेकिन उन्होंने बैंक में एक एफडी करा रखी है जिस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। अगेन हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट
एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई है और साथ ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऐसे में बात आती है कि क्या यह माना जाएगा कि जो सप्लायर है वह एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज्ड है, या फिर इंटरेस्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए यह माना जाए कि सप्लायर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज्ड नहीं है। हम सब देखते हैं डे टू डे लाइफ में हम किसी ना किसी तरह ऐसी सप्लाई में एंगेज रहते हैं जो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, भले ही वो जीएसटी में टैक्सेबल हो या फिर एग्जेम्प्ट हो। यहां पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव वर्ड अगर यूज किया गया है पर लॉ मेकर्स की इंटेंशन क्या हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग, whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 लाख रुपीस। अगेन यहां पर नहीं बताया गया फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर। हालांकि यहां पर मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की ही एग्रीगेट टर्नओवर हमें चेक करनी होगी और उसी के बेस पर यह डिसाइड किया जाएगा। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपीस से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन यही है कि आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स में एंगेज्ड हो। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स। किसी भी तरह सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अगर आप एंगेज हो जाते हैं तो आप इस एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपके ऊपर 20 लाख रुपीस की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी। एंड सेकेंड थिंग, यहां पर जो टर्नओवर दी गई है वह एग्रीगेट टर्नओवर दी गई है। आप सब जानते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में सभी तरह की सप्लाई इंक्लूड होती है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा कहीं से रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हैं या फिर आप और किसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करते हैं तो वह सभी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड की जाएगी और उसके बाद आपकी 40 लाख रुपीस की लिमिट चेक की जाएगी। उसके बाद भी आप किसी तरह बच जाते हैं और आपके लिए 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल होती है। यहां पर इस नोटिफिकेशन में कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं। Any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh rupees except number 1 person required to take compulsory registration under section 24। तो अगर आपको सेक्शन 24 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में तो आपको 40 लाख रुपीस की जो लिमिट है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करते हैं कि सेक्शन 24 के तहत किन किन व्यक्तियों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 22 के तहत यह 20 लाख रुपीस या फिर 40 लाख रुपीस की जो लिमिट दी गई है उसको इग्नोर करते हुए जो भी व्यक्ति सेक्शन 24 में कवर होते हैं उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, चाहे वो 1 रुपए की भी सप्लाई करे उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नंबर 1 पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो कोई भी व्यक्ति जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नंबर 2 कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। नंबर 3 पर्संस हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो अगर आपको अंडर रिवर्स चार्ज कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए कोई भी 20 लाख रुपीस या 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं है। नंबर 4 पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत अगर आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए कोई भी 20 लाख रुपीस या 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है आप और टैक्सेबल सप्लाई करते हैं या फिर को सेक्शन 51 के तहत टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है या फिर आप एक एजेंट हैं और किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ पे आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट किनको है इसके लिए आप सेक्शन 24 को रेफर कर सकते हैं और हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद नंबर 2 कहा गया पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन कॉलम ऑफ द टेबल बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टैरिफ आइटम। यहां पर एक टेबल दी गई है, अगर आप इनमें से किसी भी गुड्स में डील करते हैं तो आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। यहां पर आइसक्रीम
एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। अगर आप आइसक्रीम में या फिर कोई एडिबल आइस है, चाहे उसमें कोकोआ है या नहीं, उसमें अगर आप डील करते हैं तो आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप पान मसाला में डील करते तो आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर आप टोबैको या मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स में डील करते हैं तो भी आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट नहीं मिलेगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस टेबल में जो भी गुड्स बताई गई है उनमें अगर आप डील करते हैं, उनकी अगर आप सप्लाई करते हैं तो आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद कहा गया पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग इंट्रा-स्टेट सप्लाईज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो अगर आप इन किसी भी स्टेट्स में सप्लाई करते हैं आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहा गया पर्सन्स एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 और सच रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड टू कंटिन्यू विद देयर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सेड एक्ट। तो यहां पर कहा गया जो भी व्यक्ति वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के तहत सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है, जो भी उस रजिस्ट्रेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है तो उस पर भी 40 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए। उसके बाद जो 40 लाख रुपीस की लिमिट है उसके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर रहेगी उसमें आपको सभी तरह की सप्लाई इंक्लूड करनी है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई है या फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई है या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इन सब के बावजूद भी आप बच जाते हैं तो उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपको सेक्शन 24 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है तो भी आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड गुड्स में अगर आप डील करते हैं तो आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। इसके अलावा स्पेसिफाइड स्टेट्स में अगर आप सप्लाई करते हैं तो भी आपको 40 लाख रुपीस की लिमिट अवेलेबल नहीं होगी। और अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी आपके ऊपर 40 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने से पहले जरूर सोचिएगा, किसी प्रोफेशनल से प्रॉपरली एडवाइस लेने के बाद ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। और इस दौरान अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन इशू की जाती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।